नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। इंदौर से ये बड़ी खबर मिल रही है। दो गुटों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि पत्थर चलने लगे। फिर जमकर पत्थरबाजी हुई। चंदन नगर थाना इलाके का ये मामला है। 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ की जा रही है। मामूली बात को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। चंदन नगर पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। जमकर पत्थरबाजी हुई है। कुछ लोग हिरासत में लिए गए, 3 लोग हिरासत में लिए गए। पूछताछ इनसे की जा रही है। अब तक जो जानकारी मिली है, मामूली बात को लेकर, मामूली विवाद को लेकर ये मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया। सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, पूरी जानकारी विस्तार से। जी बिल्कुल ललित, ये चंदन नगर थाना इलाके के अंतर्गत नंदन नगर का ये पूरा मामला है, जहां रात के वक्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान दो पक्षों में मारपीट और विवाद की बात सामने आई थी। उसके बाद ही दोनों घरों पर पथराव जैसी स्थिति निर्मित हुई। एक दूसरे घरों पर पत्थर फेंकते हुए इस वीडियो में साफ तौर पर लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि जब घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल के दौरान कुछ लोगों को मौके से हिरासत में लिया। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि एक तरफ कोरोना कर्फ्यू एनफोर्समेंट किया गया है, पुलिस की तमाम सख्ती की दलील इलाके में दी जा रही है। उसके बावजूद इस तरह की स्थितियां निर्मित हो जाना कहीं ना कहीं ये बताती है कि शहर में पुलिस का कितना खौफ है और कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। वाकई यही दरअसल सबसे बड़ा सवाल है। बड़ी भीड़, बड़ी जमावट ये हो कैसे सकती है जब पुलिसिंग के दावे किए जाए। किस बात को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, कुछ उसके बारे में जानकारी लग पाई विकास? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद से पुलिस ने भले ही कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया हो, लेकिन अभी इस पूरी स्थिति के बारे में, पूरे मुद्दे के बारे में बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों की तरफ से ये स्पष्ट अब तक नहीं किया गया कि आखिर किस वजह से विवाद उत्पन्न हुआ और आखिर क्या ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि एक दूसरे के घरों को पत्थर फेंकने जैसी स्थितियां निर्मित हो गई। क्योंकि ये तय माना जाता है कि अगर पत्थर फेंकने जैसी स्थिति निर्मित हुई तो उससे पूर्व में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ होगा। उस दौरान भी इलाके के लोगों ने संभवतः पुलिस को सूचना दी होगी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तब तक विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले में पड़ताल की बात कर रही है, जांच की बात कर रही है। उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर किस वजह से इतना बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। विकास लगातार उनकी नजर बनी हुई है। और भोपाल से बड़ी खबर बता दें, मध्य प्रदेश में अब ब्लैक फंगस आफत बनता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 27 मरीजों की जान चली गई है। 280 मरीजों का अस्पतालों में लगातार इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन की भी कमी बताई जा रही है। प्रदेश को गुजरात से एंटीवायरल इंजेक्शन मिल सकते हैं। सरकार हवाई जहाज के जरिए इंजेक्शन मंगाने की तैयारी में है। एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन अब तक जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये ज्यादा प्रभावी है, एम्फोटेरेसिन, और इसे बुलवाने की तैयारी अब गुजरात से चल रही है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? कहीं देरी ना हो जाए रेमडेसिविर की तरह, तो क्या तैयारियां? बिल्कुल ललित, साफ तौर पर इस मामले को लेकर कहीं देरी ना हो जाए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक हफ्ते पहले सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया था उसके तहत तकरीबन 50 ब्लैक फंगस के मरीज थे, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 280 तक जा पहुंचा है। उन जिलों से भी ब्लैक फंगस की खबरें निकल कर आ रही हैं जहां पर अब तक कोरोना के मामले भी कम थे। रीवा में मामला निकल कर आया है। इसके अलावा भोपाल में 2 नए लोगों की मौत हो गई है, ग्वालियर में 1 की मौत हो गई है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर लगातार सरकार भी इस बात की कोशिश में है कि जो जरूरी एंटीवायरल इंजेक्शन है उनकी आपूर्ति की जाए। इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री से मुख्यमंत्री की चर्चा हुई थी। सन फार्मा से 2000 इंजेक्शन लेने की बात की जा रही है और अब खबर इस बात को लेकर है कि गुजरात से जो है इंजेक्शन की आपूर्ति हो सकती है। शुरुआती खेप गुजरात के जरिए मध्य प्रदेश में पहुंच सकती है और इसको लेकर सरकार स्टेट प्लेन को गुजरात भेज सकती है और वहां से संबंधित कंपनी से जो एंटीवायरल इंजेक्शन की जरूरत है उसको लेकर भोपाल पहुंच सकती है और यहां से अलग अलग जिलों में उस इंजेक्शन की आपूर्ति की जाएगी। क्योंकि एकमात्र उपाय यही बताया जा रहा है कि जो ब्लैक फंगस है उसके इलाज के लिए एम्फोटेरेटियल जो इंजेक्शन है वो ही कारगर साबित हो सकता है और ऐसे में सरकार
अब इसी बात की कोशिश में लगी है कि सरकारी अस्पतालों के जरिए किस तरीके से मरीजों को इंजेक्शन दिलाया जाए। इसी को लेकर दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंपनियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है और जहां से आपूर्ति सुनिश्चित होगी वहां तत्काल स्टेट प्लेन भेजकर वहां से इंजेक्शन मंगाए जाएंगे। स्टेट प्लेन भेजकर इंजेक्शन मंगवाए जाएंगे। जानकारी ये भी है अनुराग के अलग यूनिट तैयार की जा रही है, मसलन ग्वालियर में गजरा राजा में एक अलग यूनिट तैयार की जाएगी जो पर्टिकुलर ब्लैक फंगस से निपटेगी। क्या व्यापक पैमाने पर भी ये होगा? देखिए, अभी शुरुआती तौर पर जो सरकार ने आदेश दिया है उसके तहत 5 मेडिकल कॉलेजों में अलग से वार्ड, विशेष वार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उसमें ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और रीवा शामिल है। 5 मेडिकल कॉलेजों में इसको लेकर स्पेशल वार्ड बनाए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अब मामले निकल कर आ रहे हैं उसके बाद अब इस बात की जरूरत महसूस होने लगी है कि अलग अलग जिलों में भी इसको लेकर व्यवस्था की जाए। भोपाल एम्स की यदि हम बात करें तो वहां पर अभी तक किसी तरह का अलग वार्ड ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और छोटे जिलों से भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और बड़े शहरों में ऐसे मरीजों को रेफर किया जा रहा है, तो अब जरूरत इस बात को लेकर भी महसूस होने लगी कि छोटे शहरों में भी इसके इलाज की व्यवस्था की जाए। तो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन उससे पहले ब्लैक फंगस आफत बन गया और ऐसे में इससे कैसे निपटा जाए इसको लेकर भी सरकार जरूर फोकस कर रही है, लेकिन और तेजी के साथ काम करने की अब जरूरत महसूस हो रही है। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग, लगातार उनकी नजर बनी हुई है। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना आपदा को लेकर, इस पूरे संकट काल को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इससे पहले भी हाईकोर्ट सुनवाई कर चुका है। कुल 25 याचिकाएं हैं, इन पर लगातार यह सुनवाई चल रही है। सरकार अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करेगी। पिछली बार भी सरकार ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तब अदालत ने कहा कि विस्तार से एक्शन टेकन रिपोर्ट दें, क्या क्या एक्शन आपने लिया है। इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, मेडिकल वेस्ट है। इन तमाम महत्वपूर्ण मसलों पर सरकार अपनी तरफ से विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर कितना अमल हुआ इसकी भी जानकारी साफ होगी। जबलपुर से ही एक और अहम खबर, कैदियों के पैरोल पर अहम सुनवाई हाईकोर्ट में आज होनी है। कोरोना महामारी के चलते पैरोल पर प्रदेश के कितने कैदी रिहा होंगे, इस पर अहम सुनवाई होनी है। प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को 90 दिन की पैरोल पर छोड़ने का ये पूरा मामला है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इसका और इसी पर सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अदालत मित्र और डीजी जेल के सुझावों पर फैसला लेने के आदेश दिए थे। हाई पावर कमेटी को फैसले लेने थे और आज ये पूरी रिपोर्ट पेश होगी। तो 2 महत्वपूर्ण मामले आज हाईकोर्ट के सामने। एक तो विस्तार से एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी है कोरोना संकट काल के दौरान। बार बार हाईकोर्ट ने बड़े सख्त सवाल सरकारों से पूछे हैं, दोनों सरकारों से, और कैदियों की पैरोल से जुड़ा ये मामला। दोनों आपने देखे, प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, दोनों मामले और बेहद महत्वपूर्ण मामले। दोनों ही सतह संज्ञान याचिका हैं। कोरोना आपदा की अगर बात कर लें तो उसको लेकर लगातार हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है और सरकार को फटकार लगाते हुए कड़ा दिशा निर्देश भी लगातार दे रहा है, चाहे ऑक्सीजन का मसला हो, चाहे रेमडेसिविर का मसला हो। और आज की अहम सुनवाई में नकली रेमडेसिविर का मुद्दा भी गूंज सकता है। आपको बता दूं ललित, क्योंकि लगातार इस फेज में जब पिछली सुनवाई थी, इस बीच एक बड़ा खुलासा नकली रेमडेसिविर का हुआ था, तो उस मसले को लेकर के आज कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में इस बात को अदालत में रखेंगे और बेशक इस मसले पर कहीं ना कहीं कुछ अहम आदेश भी हो सकते हैं। वहीं दूसरा मसला जो कैदियों का है, जो कि मध्य प्रदेश की जेलों में कुल जो उसकी कैपेसिटी है वो 27,000 कैदियों की है, लेकिन वर्तमान में 45,000 कैदी बंद हैं। तो ओवरक्राउड है और जेलों में भी कोरोना कहीं ना कहीं संक्रमण का दायरा बढ़ चुका है। ऐसे में 90 दिन की महामारी पेरोल पर छोड़ने कैदियों में क्या डिस्टिंग्विशमेंट करेगी सरकार और किस प्रकार से फैसला लिया है हाई पावर्ड कमेटी में, किन किन कैदियों को कितने दिन के पेरोल पर छोड़ा जाएगा, इसका आज महत्वपूर्ण फैसला जो है वो कहीं ना कहीं हाई पावर्ड कमेटी अपना हाईकोर्ट के समक्ष जवाब पेश करेगी। तो दोनों ही महत्वपूर्ण सुनवाई है और आज चूंकि छुट्टियां भी चल रही है, इस बीच ये महत्वपूर्ण बेंच आज दोनों ही मसलों पर सुनवाई करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, और लगातार आप नजर बनाए रखें। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर रायपुर में 26, रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 26 जिलों में लॉकडाउन बढ़ गया है। 28 में से
26 जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कवर्धा समेत 5 जिलों में थोड़ी छूट दी गई है। सुकमा और बीजापुर 1 जून तक लॉक, कवर्धा, दंतेवाड़ा, महासमुंद 31 मई तक लॉक। रायपुर में लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई है। तो 28 में से 26 जिलों में लॉकडाउन बढ़ गया है। और सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, पूरी जानकारी विस्तार से, और अभी भी जो फैसला है वो जिला प्रशासन ही लेगा। बिल्कुल, देखिए, अलग अलग अगर हम बात करें तो अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स को ये आदेश जारी हुए थे कि वो अपने हिसाब से छूट दे, अपने यहाँ जो संक्रमण की स्थिति है उसको देखते हुए कहीं रियायत दे, कहीं सख्ती करे। तो अभी भी जो निर्णय है वो जिला प्रशासन के हाथ में है। रायपुर जिले की बात अगर हम करें तो करीबन 38 दिन बाद में 11 बाजार खुलेंगे और एक दिन में रोड के एक तरफ की जो दुकानें ही जो व्यापारी हैं वो खोल पाएंगे। रायपुर में इस बात को लेकर एक नंबर भी जारी किए गए हैं कि ऑर्डर इवन नंबर के आधार पर जो है वो दुकानें खोली जाएंगी। गोल बाजार, मालवी रोड, रवि भवन, बंजारी मार्केट, लालगंगा कॉम्प्लेक्स, जयराम कॉम्प्लेक्स, सदर बाजार, पंडी मार्केट, बूढ़ा तालाब से लेकर एमजी रोड, गुड़ियारी, यहाँ तमाम जो रवि भवन है, लालगंगा कॉम्प्लेक्स है, जयराम कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर नंबर जारी हुए हैं व्यापारियों को। वो अपने नंबर के हिसाब से जो है वो दुकानें खोलेंगे। और वही गोल बाजार, मालवी रोड, बंजारी मार्केट में एक पहले दाएं फिर बाएं दुकान खुलेगी। तो पंडरीक में 5 बाजार में भी लेफ्ट राइट पर सहमति बनी है। तो इस तरह से जो है वो व्यापारियों ने खुद से अगर बात करें तो अपनी तरफ से व्यवस्था तो जमा ली है। अब ये भी देखना है कि ये व्यवस्था जो है वाकई जारी रहती है। यानी दूसरी बात यह है कि चूंकि रियायतें बढ़ाई गई है, ऐसे में अब सुबह से ही सड़कों पर भीड़ नजर आने लगी, लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं वही स्थिति थोड़ी सी बाजारों में भी दिखाई दे रही है। सब्जी मार्केट को लेकर अगर हम बात करें तो जगह जगह पहले भी बंद के बाद छोटी छोटी सब्जी दुकानें खुली हुई थी, वहां पर नियम कायदे की जमकर जो है धज्जियां उड़ाई जा रही थी। अभी संक्रमण जिस तरीके से हम कहें कि बहुत कम हुआ है और 11% तक आया है, ऐसे में ये जरूरी है कि इस चीज को बरकरार रखा जाए ताकि जो रियायत दी गई है उसका बेजा फायदा न उठाया जाए। अभी तो पहला दिन है, आज से देखना ये होगा कि 21 मई तक के अगर लोग इसी तरीके से नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने लगे तो फिर हो सकता है कि प्रशासन फिर से सख्ती पर उतर आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। इधर भोपाल में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के बंगले में एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। महिला के आत्महत्या करने के बाद एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। सुसाइड नोट में परेशान होकर आत्महत्या करने की बात इस महिला ने लिखी है। शाहपुरा बी सेक्टर की पूरी घटना है, भोपाल के शाहपुरा बी सेक्टर की, जहां उमंग सिंघार का बंगला है। सोनिया भारद्वाज ये महिला लंबे अरसे से यहां रह रही थी। अब तक जो जानकारी मिली है, हरियाणा के अंबाला की मूलतः ये रहने वाली थी और पुलिस ने मौका मुआयना कर लिया है, पड़ताल में जुट गई है। पर्स से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है जिसमें जिक्र किया गया है, 2 नामों का जिक्र है, अपने बेटे के नाम पर भी कुछ लिखा गया है। हालांकि पुलिस ने इसकी जानकारी, सुसाइड नोट की विस्तृत जानकारी नहीं दी है। इधर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार आज मीडिया के सामने आ सकते हैं, ये जानकारी मिली है। जांच के बाद महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले का नाम भी सार्वजनिक किया जा सकता है। बड़ी खबर इंदौर से, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। सदर बाजार थाना इलाके का यह मामला है। 4 लड़कों पर नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप है। सबसे खास बात यह कि मामला 3 दिन पुराना है। 2 दिन तक जो इलाके के रसूखदार लोग हैं, जो एक राजनीतिक दल से जुड़े बताए जा रहे हैं, वो इस मामले को थाने तक पहुंचने से रोकते रहे। किसी तरह आला अधिकारियों तक ये मामला पहुंचा और उसके बाद पूरा मामला निकलकर सामने आया है। 4 लड़कों पर आरोप है। इधर इसी मामले को लेकर, जो गैंगरेप का मामला है, इस मामले में कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला का आरोप है कि घटना को बीजेपी के गुंडों ने अंजाम दिया है। कांग्रेस विधायक का कहना है कि वार्ड स्तर पर जो क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बनाई गई है उसमें अपराधियों को शामिल कर लिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम से ऐसे अपराधियों को बाहर किया जाए। पुलिस ने रेप के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का दावा है कि जल्द रेप के आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसे लोगों को अपनी कमेटी बनाया जा रहा है जो शहर में बलात्कारी कर रहे हैं, हत्याकांड कर रहे हैं और बलात्कार करके एक मासूम बच्चे के ऊपर
आज ही उनके ऊपर केस लगा अभी। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी कमेटी बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा देश की सेवा नहीं, जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं जो गुंडे या बदमाश उसको इस कमेटी में ले जा रहा है। वो लड़के उनको कल घुमाने के उद्देश्य से चोरन तरफ ले गए थे। वहाँ पे उनको कुछ नशा करा के बालिका के साथ तो उनने गलत कार्य किया है। इसमें थाना सदर बाज़ार में मुकदमा कायम किया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर कितने आरोपी थे ये लोग? इसमें चोरन ले जाने वाले 4 आरोपी थे और चूँकि घटना कल की थी और उनको थाने पे रिपोर्ट के लिए नहीं आने देने के लिए भी कुछ लोगों ने धौंस दपट की थी। तो 2 आरोपी वो हैं जिनने धौंस दी थी। इधर बैतूल के भैंसदेही थाने में युवक और युवती की शादी पुलिस वालों ने करवाई है। दरअसल धाबा गांव का रहने वाला ये जोड़ा शादी करना चाहता था। घर वाले दोनों की शादी के लिए तैयार थे, लेकिन परिवार वाले चाहते थे कि लॉकडाउन खुले तब शादी हो। मगर युवक युवती जल्दी शादी का दबाव परिवार वालों पर बना रहे थे। युवक भैंसदेही थाने पहुंचे, ये जोड़ा भैंसदेही थाने पहुंचा और पुलिस के सामने इन्होंने शादी करवाने की गुहार लगाई। इसके बाद थाने में ही 7 फेरे हो गए। दोनों को थाने से आशीर्वाद मिला और फिर इन्हें विदा किया गया। 3 बार भरना, पूरी बार वहाँ ऊपर तक। चलो खड़े हो जाओ साइड में। माँ बाबा लड़की मैडम हमने ऊर्जा डेस्क में रहते हुए बताया कि ये जैसे जब माँ बाप तैयार हैं तो 2 दिन का टाइम दे दो उन्हें तैयारी करने का। तो बोले नहीं मुझे जाना ही नहीं है माँ बाप के पास और मैं शादी करके ही जाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। एक कोई बड़ी घटना बचाने के उद्देश्य से हमने इतना करवा दिया। बाकी सब वो दोनों पक्ष राजी हैं, दोनों अपने सामाजिक स्तर से शादी कर रहे हैं। दोनों कहाँ के निवासी हैं? ये ग्राम धाबा के हैं दोनों, मतलब लड़का भी धाबा का है और लड़की भी। ब्रेक के बाद जबलपुर से मिल रही है अहम खबर। कोरोना आपदा पर विपक्ष ने ऑडिट की मांग की है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत उन्होंने मांग रखी है। प्रदेश में कितने रेमडेसिविर की आपूर्ति हुई, अस्पतालों में कितने इस्तेमाल हुए, इसका ऑडिट सरकार करवाए। कोरोना के इलाज में जो जरूरी है दवाइयां हैं, फेवी फ्लू है, टेमी फ्लू है, ऐसी जरूरी दवाओं का भी ऑडिट होना चाहिए। ना जाने कितनी असली और कितनी नकली दवाएं खपा दी गई, यह आरोप है भनोत का। सरकार को विधानसभा में इसकी जानकारी रखनी चाहिए और अगले विधानसभा सत्र में इस बात की जानकारी पेश की जाए। कि कोविड काल में सरकार ने जब ये कहा कि पूरी रेमडेसिविर की जो समस्त जिलों में जो बांटे जाएंगे वो सरकार के माध्यम से बांटे जाएंगे। अब मान लीजिए कि 25 अप्रैल को जबलपुर जिले में सरकार के द्वारा शासकीय और अशासकीय अस्पतालों को 500 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए और अगर उपयोग 1500 हुए हैं तो इसका ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए? अगर फेवी फ्लू की गोली का एक पत्ता राजधानी भोपाल से लेकर छोटी छोटी जगह पर 10-10 हज़ार रुपये का बिक रहा था और लोग अपना घर बार सामान बेचकर अपने परिवार के लोगों के लिए वो पत्ता खरीद कर ला रहे थे, उनको दवाई खिला रहे थे, और अगर वो भी नकली है, मैं कहता नहीं हूँ कि वो नकली होगी, पर क्या वो जांच का विषय नहीं है? इतने बड़े मामले सामने आने के बाद में इसका ऑडिट होना चाहिए और मध्य प्रदेश की जो सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है हमारी विधानसभा, आने वाले सत्र में उसके सामने सरकार को रखना चाहिए। खबर छतरपुर के झमटुली से। यहां बद इंतजामी के चलते खरीदी केंद्र में रखा गया सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। किसानों का कहना है कि वो बीते 10 दिनों से ये मांग कर रहे थे कि जल्दी से बारदाना दिलवाया जाए, तोलाई की जाए और गेहूं को वेयर हाउस में भेज दिया जाए, लेकिन बारदाना नहीं मिला। आखिरकार गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा रहा। बारिश होने पर लापरवाही की भेंट चढ़ गया। नाराज किसानों ने नारेबाजी की, खरीदी केंद्र के बाहर प्रदर्शन किया। तो नाराज किसानों ने प्रदर्शन भी किया है और ये बार बार मांग भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द इन्हें बारदाना मिल जाए, गेहूं की तुलाई हो जाए, उसके बाद उसे वेयर हाउस में भेजा जा सके, वहां रखा जा सके, स्टोर करके रखा जा सके, लेकिन ये नहीं हुआ। आखिरकार बारिश ने इस पूरे जो गेहूं है इसे भिगा दिया। सैकड़ों क्विंटल गेहूं लापरवाही की भेंट चढ़ गया। खुले आसमान के नीचे रखा हुआ था, तभी बारिश हुई और बारिश के बाद ये पूरा गेहूं
इस तरीके से आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सैकड़ों कुंटल गेहूं यहां रखा हुआ था, जिस पर ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं, ये लापरवाही का पानी है जो किसानों की मेहनत पर फिर गया है। और तूफान ताउते का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। कई जिलों में तेज बारिश और हवाएं चली हैं। मंदसौर, बैतूल, झाबुआ, होशंगाबाद, उज्जैन, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झाबुआ में तेज आंधी और बारिश के चलते कई जगह बिजली के पोल गिर गए, घना अंधेरा छा गया। मंदसौर में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई, कई पेड़ उखड़ गए। शामगढ़, मेलखेड़ा इलाके में बिजली के पोल उखड़ गए, जिससे बिजली की आपूर्ति बाधित है, अंधेरा छा गया। होशंगाबाद में तेज बारिश के चलते नुकसान हुआ। कृषि उपज मंडी में परिवहन के लिए रखा सैकड़ों क्विंटल गेहूं गीला हो गया। बैतूल के कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश हुई। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार से काफी नुकसान हुआ है। भीमपुर ब्लॉक के दामजीपुरा गांव में 20 से ज्यादा मकान और दुकानों की छतें उड़ गईं। कई जगहों पर बड़े पेड़ गिरने से यातायात भी बाधित हुआ है। उज्जैन के महिदपुर में भी तेज बारिश देखने को मिली। इधर गोवा और कर्नाटक में अपना रौद्र रूप दिखाने के बाद ताउते तूफान ने अपना रुख महाराष्ट्र के कोंकण की तरफ कर दिया है। ताउते एक चक्रवातीय तूफान है, भीषण रूप इसने अख्तियार कर लिया है। एनडीआरएफ की टीम, सुरक्षा व्यवस्था कंट्रोल करने वाली टीम रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ के समुद्र तटीय इलाकों में दाखिल हो चुकी है। नागरिकों को यहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। रायगढ़ में तूफान का सबसे ज्यादा असर हो सकता है, यह आशंका पहले ही जता दी गई थी। रेड अलर्ट यहां घोषित है। कोंकण और मुंबई क्षेत्र को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। ताउते तूफान और कई राज्यों पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इसका असर, गोवा और कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में इसका असर तटीय इलाकों में पड़ने लगा है। इधर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी पर उन्होंने निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम में कई समानताएं हैं। दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार, दोनों ही अपना काम करने में फेल, जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ये ट्वीट किया है और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पीएम केयर के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम में कई समानताएं हैं। दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार, दोनों ही अपना काम करने में फेल और जरूरत के वक्त दोनों को ढूंढना मुश्किल। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए हमला बोला प्रधानमंत्री पर। आपको बता दें कि पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर दिए गए हैं, कई राज्यों को वेंटिलेटर मुहैया करवाए गए हैं। कई और सहायता भी पीएम केयर फंड की तरफ से दी गई है। कुछ एक राज्यों से इस तरह की खबरें हैं कि जो वेंटिलेटर हैं वो दिक्कत कर रहे हैं, खराबी है उनमें, कमी है उनमें, और इसी को लेकर अब राहुल गांधी ने निशाना साधा है। वेंटिलेटर और स्वयं पीएम में कई समानताएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।